चैप्टर 9 फ्लूइड्स। आज का टॉपिक है डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक लिफ्ट एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है जो कोई भी बॉडी इस तरह से बनाई जाती है, उसका शेप जो होता है उसे हम एरोफॉइल कहते हैं कि अगर वो ज्यादा तेजी से चले तो ऊपर की तरफ उसमें प्रेशर लगता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसे डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। कि अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो इस तरह से एयर प्रेशर हो जाएगा कि वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगी। मोशन की वजह से उसमें फोर्स लगती है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है एरोफॉइल। तो डायनेमिक लिफ्ट इसी का एक पार्ट है। तो एरोफॉइल क्या होता है? एरोप्लेन की जो विंग होती है, जो बॉडी सरफेस होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है, ऐसा शेप होता है उसका। कुछ आगे वाला जो एंड होता है वो ब्रॉडर होता है, पीछे वाला एंड होता है जो वो फ्लैट होता है। आगे वाला आपने देखा होगा ऐसे ब्रॉड होता है, पीछे वाला एंड जो होता है वो फ्लैट होता है। ये ब्रॉड और ये फ्लैट, और नीचे फ्लैट होता है, ऊपर कर्व्ड होता है। ऊपर जो एरिया होता है उनका वो कर्व्ड होता है, और नीचे आपने देखा होगा प्लेन के नीचे वो फ्लैट होता है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि जब वो चले, ध्यान से सुनना, जब ये मूव करेगा तो ऊपर की जो एयर है वो ऐसे कर्व में टच करती हुई टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगी। ऊपर एयर इकट्ठी नहीं होती पाती। गाड़ी का भी शेप जो बनाया जाता है वो एरोडायनेमिक्स में बनाया जाता है। कार का भी शेप देखा आपने, ऐसे कर्व्ड बनाया जाता है ना। कार का जो शेप बनाया जाता है, जैसे गाड़ी चलेगी तो हवा को काटती भी जाए, ऐसे सीधा तो नहीं बनाते। जैसे बस का होता है तो बस की स्पीड उतनी आ पाती, उतनी नहीं आ पाती। लेकिन जो एरोफॉइल वाली डिजाइन होती है, जो हल्की सी कर्व्ड बनाई जाती है, उसमें क्या होगा, जब बॉडी चलेगी, हवा आएगी तो हवा इसको ऐसे टेंजेंशियली काट के निकल जाएगी। नीचे फ्लैट एरिया बनाया जाता है तो नीचे ज्यादा एयर इकट्ठी होती जाती है, नीचे ज्यादा एयर इकट्ठी होती है एज कंपेयर टू दी अपर सरफेस। तो जो लोअर सरफेस होती है, इट कंटेन्स लार्जर एयर डेंसिटी व्हेन द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड एज कंपेयर टू दी अपर, क्योंकि अपर वाली तो ऐसे टेंजेंशियली कट करके निकल गई। तो नीचे जब हवा ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ ज्यादा एयर इकट्ठी हो गई, इधर एयर है ही नहीं, कम है, तो इनमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा ऊपर के प्रेशर से। जब नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगी उसे, तो अपवर्ड लिफ्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो एरोडायनेमिक्स इसी का ही पार्ट है। एरोफॉइल इस शेप का नाम दिया गया है कि शेप इस तरह से बनाते हैं कि नीचे फ्लैट, ऊपर कर्व्ड। एयर आएगी, ऊपर से ऐसे कट करके निकल जाएगी, नीचे एयर इकट्ठी होती रहेगी क्योंकि फ्लैट सरफेस है। नीचे एयर प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है उसको ऊपर धक्का देने में मदद करती है। ठीक है, तो एयर प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर एयरक्राफ्ट विंग ऊपर उड़ जाता है। फिर इसका एक टॉपिक है, डायनेमिक लिफ्ट का ही सब टॉपिक है, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नस इफेक्ट होता है बेसिकली, बॉल जैसे स्पिन कराते हैं ना हवा में, बॉल जब स्पिन होती है हवा में, देखा आपने हवा में, एक तो होता है जमीन में पड़ के स्पिन होना, एक होता है हवा में ही बॉल ऐसे घूम जाती है कभी कभी, देखा आपने, एयर के अंदर बॉल स्पिन हो जाती है, उसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। तो होता क्या है कि मान लो ये बॉल है, बॉल जा रही है आगे, बॉल जा रही है इस तरह से आगे, ये बॉल है, ये जा रही है आगे, ठीक है, आपने उसे स्पिन करा के डाला। तो जब आप स्पिन कराओगे तो उसके साथ की जो हवा है वो भी तो घूमेगी, साथ की, देखो ये ऊपर हवा है, ये भी बॉल के साथ साथ घूम रही है। आपने घुमाया तो बॉल घुमाई तो बॉल हवा में है, तो हवा भी घूमेगी बॉल के साथ, उस दूर की उतनी दूर की हवा बॉल के साथ स्पिन करेगी। ठीक है, जब बॉल आगे जाएगी हवा कहाँ आएगी? पीछे। हवा देखो पीछे आ रही है, पीछे की डायरेक्शन में। ये स्ट्रीम लाइंस बनती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हवा की लेयर आती है। ये स्टेप 1 है, सारी एयर घूम रही है। अब बॉल आगे गई, हवा पीछे आई। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या हुआ? ऊपर की एयर, ऊपर का एयर प्रेशर बढ़ गया, नीचे का यहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे खींचेगी बॉल को। तो नीचे का एयर प्रेशर कम हो गया, ऊपर का एयर प्रेशर बढ़ गया। तो इस प्रेशर डिफरेंस की, आप देख रहे हो यहाँ ज्यादा एयर है, इधर कम है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल नीचे की तरफ डेविएट होती है, अंदर की तरफ डेविएशन होता है। एक तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। एक जनरल एक्सप्लेनेशन ये है कि भैया जब तुम बॉल को घुमाते हो, बॉल तुमने घुमाई, यहाँ पे हवा थी, हवा भी घूमी, है ना। अब हवा घूम के अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, जहां पे एयर है उस जगह पे बॉल ने ले ली। पहले यहाँ पे हवा थी, आपने वहां बॉल दे दी, तो बॉल आ गई उस हवा पे। तो जैसे वो बायंसी थी, याद है बायंसी क्या होती है?
कि जब हम पानी में कोई चीज को डालते हैं तो पानी लौट के वापस आता है ना अपनी जगह पे। हवा में तुमने बॉल घुमाई तो उस एयर स्पेस को पहले बॉल ने ले लिया, तो वो बॉल घूम के जो हवा है वो वापस स्पिन होके अपनी जगह पे आएगी ना, अपनी जगह पे भरने के लिए। अपनी जगह पे देखा उसने कि वहां पे तो बॉल है, वहां पे बॉल है, उसने एयर की स्पेस ले ली है। तो फिर वो एयर क्या करेगी, उस बॉल को पुश करेगी, बॉल को अपनी जगह से हटा देगी। तो उस हटाने के चक्कर में हवा के अंदर बॉल स्पिन हो जाती है। हमेशा नहीं होती है एयर स्पिन, ये रेयर कम कम होती है, लेकिन मैग्नेस इफेक्ट शो होता है। कई बार एयर में बॉल स्पिन हो जाती है कि जब ऊपर का एयर डेंसिटी नीचे के एयर डेंसिटी से ज्यादा होता है तो बॉल हवा के अंदर स्पिन हो जाती है, उसे मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई? मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है? एरोफॉइल समझ में आ गया? नीचे का एयर प्रेशर ऊपर के एयर प्रेशर से बढ़ जाता है तो फिर एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। फिर है बेटा ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ये सारे बर्नौली के एप्लीकेशन है। आपसे अगर कोई पूछे कि भैया ये मैग्नेस इफेक्ट, एरोफॉइल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करते हैं, तो आपने बताना है बर्नौली। ठीक है, बर्नौली कहता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। याद रखना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ये याद रखना बात। ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। होता क्या है, देखो जी, ज्यादा फैट खाते हैं तो आर्टरीज में फैट जमा हो जाता है, यही होता है ना। ये आर्टरी बनाई है मैंने, आर्टरी में फैट, पहले पूरी आर्टरी में से ब्लड जा रहा था आराम से घूमता हुआ। फिर क्या हुआ, तुमने खा लिए जो तुम खाते हो रोज, नल्ली खाई तुमने, नमकीन खाई, उसके अंदर गंदा वाला फैट इस्तेमाल होता है। तुमने खाए वो मोमोज और वो सब जो खाते हैं ना उल्टी सीधी चीजें, तो फिर ये यहाँ जमा हो गया जी प्लेक। इसे प्लेक कहते हैं, प्लेग नहीं है, प्लेक, PLAQUE। प्लेक क्या होता है, ये चलो सीरियस, हाँ सीरियस ध्यान। तो बेटा यहाँ पे जमा हो गया प्लेक। अब क्या है कि ये तुमने अगले दिन फिर खा ली नल्ली। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, ये नल्ली खा रहे हैं गधे। अच्छा सुनो सुनो, ध्यान, बोर्ड की तरफ ध्यान। चलो देखो, सुनो बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान। तो पहले, अब आप देख रहे हो, अब ब्लड को यहां से जाना है, ये सारा ब्लड इस एरिया से निकलेगा। आपको याद है मैंने वो बताया था कि जैसे पूरे पाइप से पानी जाता था, फिर आप अगर पाइप को कम करके करोगे तो ज्यादा तेज पानी जाएगा और उसका प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा ना। वही बात होता है कि अब ये सारे ब्लड को यहां से भेजना है, तो ये भेज कौन रहा है, ब्लड को मूव कौन करा रहा है? हार्ट। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को, अब उसने देखा कि जी यहाँ तो ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि यहाँ तो जगह ही कम है जाने के लिए, वहां प्लेक इकट्ठे हो गए, ऐसे ऐसे सारी वेन्स में हो गया, सब जगह जमा हो गई प्लेक। तो फिर हार्ट को काम करना पड़ेगा। हार्ट काम करेगा, इसको जी प्रेशर देगा, हार्ट का वर्क बढ़ गया, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा क्योंकि उसको अब ज्यादा तेजी से ब्लड को वहां से भेजना पड़ेगा। तो हार्ट को जब बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इस तरह से करते करते मान लो तुम्हारी ये वेन ही बंद हो, बहुत कम एरिया रहा, इतनी सी जगह से उसको भेजना है, तो उस केस में क्या होता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हार्ट के अंदर वेस्कुलर फ्लटर होता है। वेस्कुलर फ्लटर का मतलब होता है हार्ट जो होता है वो ऐसे पंप टाइप करने लग जाता है, फ्लटरिंग होने लग जाती है, उसमें प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्लटरिंग होती है, उसे वेस्कुलर फ्लटर कहते हैं। तो जब रिपीटेड वेस्कुलर फ्लटर हो जाता है तो हार्ट कहता है जी मैं नहीं भेज रहा ब्लड को। नहीं तुम खाओ नल्ली, वो कहेगा जी मैं कितना काम करूं है, या तो वो कहता है जी मैं पंप करना, उसके पास इतना प्रेशर, इतना ज्यादा वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो वो पंप करना बंद कर देता है। तो पंप करना बंद कर देता है तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है ना। सो दिस रिपीटेड वेस्कुलर फ्लटर, दिस रिपीटेड वेस्कुलर फ्लटर क्रिएट हार्ट अटैक। बात समझ में ही क्या हुआ? आया? ठीक है, नहीं वो कोई बात नहीं, जो खाना है खाओ, लेकिन ये मत जमा होने दो यार, ये प्लेग है ना, प्लेग खाली करा देता हूँ मैं। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? ठीक है,
आगे सुनो, ध्यान बोर्ड की तरफ। ये लिखना है बेटा, मैं समझा देता हूँ पहले, फिर लिखवा देता हूँ। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये नया टॉपिक है आज का। कोहेसिव लगता है सिमिलर सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे एडहेसिव कहते हैं। मतलब जैसे मैं गोंद से पेपर चिपका रहा हूं, तो गोंद और पेपर के बीच में, गोंद अलग है, मटेरियल पेपर अलग है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे एडहेसिव बोलेंगे। डिफरेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? एडहेसिव, है ना। ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड से मिलके बना है बोर्ड। इनमें भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सॉलिड मॉलिक्यूल में। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कोहेसिव बोलेंगे। जो सेम में है, जो सेम के बीच में, जैसे सीमेंट ने सीमेंट को पकड़ा हुआ है, सीमेंट ने सीमेंट को जकड़ के रखा हुआ है, तो वो क्या है? कोहेसिव। सीमेंट ने ईंट को पकड़ा हुआ है, वो एडहेसिव। फेविकोल ने पेपर को पकड़ा हुआ है, एडहेसिव। जब आप फेविकोल लेने जाते हो उसमें लिखा होता है एडहेसिव बॉन्ड, देखना आप पढ़ के। बात समझ आ गई? कोहेसिव, एडहेसिव। अब आ गए हम आज के टॉपिक पे, इधर की तरफ कर दे, ठीक है, जूम आउट नहीं ज्यादा। सरफेस टेंशन बेटा, ध्यान से सुनना। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिना, ध्यान से सुनना। सरफेस टेंशन क्या चीज है, आपको एक जनरल हिंदी भाषा में बताते हैं। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जैसे तुम किसी ऐसे अच्छे बच्चे के साथ हो जिसके साथ तुम सारी बातें खुल के कर सकते हो, तो तुम फैल के रहते हो उसके साथ, और बेटा क्या हाल है, ये है वो, सारी बातें करते हो उसके साथ ना, सब पूरी तरह से उससे घुल मिल जाते हो, कहने का मतलब है। तो वहां पे तुम फ्रीली रहते हो। और अगर तुमने एक ऐसे बच्चे के साथ रहने लग गए, या ऐसा कोई मिल गया तुम्हारे को, रिश्तेदारी आ गया जिससे तुम्हें लगता है जी हाँ इनसे तो दूर ही रहो, तो तुम अपने आप को सिकोड़ लेते हो, अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करते हो। तो तुम्हें एक स्पेशल तरह की डर या टेंशन हो जाती है कि इससे जी मैं दूर रहूं। नहीं, मैं सबके एक जनरल बात बता रहा हूँ बेटा, सीरियस बेटा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, इसलिए अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए सरफेस टेंशन दे। देखो, तो सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिना ऑफ minimizing the surface area of a liquid on the surface of other liquid, जिसके साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। जैसे पानी की बूंद जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो ऐसे छोटी सी ड्रॉप बना लेती है। पानी की बूंद जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है? अपने ड्रॉप को ऐसे छोटा सा कर लेती है। मरकरी को अगर हम तोड़ के ऐसे जमीन पे डाल दें तो मरकरी ऐसे गोल गोल बना लेगी, मरकरी सरफेस पे नहीं फैलती है। पानी को डाल दें तो फैल जाएगी ना सरफेस पे। तो सरफेस टेंशन यही होता है। सरफेस टेंशन आपसे कोई पूछे क्या है, तो सरफेस टेंशन ये है कि एक लिक्विड दूसरे सरफेस पर जिस पे वो घुले ना, उससे वो दूर भागने की कोशिश में सिकुड़ जाए, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है इस छोटी सी लेंथ पर, उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। समझ में? एक लिक्विड जो दूसरे सरफेस पे घुलता नहीं है तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, अपने आप को मिनिमाइज, कम से कम एरिया देने की कोशिश करता है। वही बात है ना कि तुम उनसे दूर भाग रहे हो, और अगर होगा नहीं होगा तो जैसे पानी है फर्श के ऊपर गया तो फैल जाएगा, वो घुल जाएगा ना उसके साथ। वो जिसके साथ वो सोल्यूबल होगा वहां सरफेस टेंशन कम होगा, जिसके साथ वो इनसोल्यूबल होगा, दूर भागेगा, उसको कोशिश करेगा कम से कम इससे दूरी बना के रखो, तो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना। दूसरे के ऊपर उसने कम से कम एरिया ऑक्यूपाई किया, तो उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ आया सरफेस टेंशन? ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन क्या होगी? MLT -2 होता है ना, तो L कट जाएगा। सही बात है, MT -2। ठीक है, यहां तक लिख लो। ये कोहेसिव एडहेसिव अभी लिखा रहा हूँ, पॉज कर दे बेटा।